हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा क्लासेस में। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, यानी गणित विषय की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साथ ही साथ हमारी पूरी टीम जो है आप सभी लोगों के लिए पशु परिचर के अंदर सिलेक्शन करवाने के लिए अपना 100% देने वाली है। और हमारी टीम के कुछ मेंबर्स आपके सामने मैं बता देता हूं कि पशुपालन विज्ञान जो आपका पार्ट बी है, जिसके 45 मार्क्स है, वो वाला पोर्शन खुद हमारे नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा क्लासेस को मैनेज करने वाले या निदेशक सर जो हैं वो नरोत्तम शर्मा सर करने वाले हैं। दैनिक विज्ञान आप लोगों को वंदना मैडम पढ़ाने वाले हैं, एमएससी बॉटनी में की हुई है। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति दीपक डागुर सर जो है आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ राजस्थान की एकदम अपडेटेड ज्योग्राफी, वो भी 50 जिलों के साथ में शानदार देसी भाषा के अंदर आपको पढ़ाने वाले हैं डीके स्वामी सर। और गणित विषय मैं खुद प्रवीण सिंह पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। और आप लोग जो है लगातार मेरे साथ में पढ़ते जा रहे हैं और चीजें समझ पा रहे होंगे कि जो है आपको किस प्रकार से गणित को समझना है और संख्या पद्धति टॉपिक के अंदर किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। और संख्याओं के बारे में बात करते करते हमने जो है सबसे पहले समझा था संख्याएं दो प्रकार की है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक में दो, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के तीन भाग, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृत संख्या के जो 5 भाग हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या, इनके बारे में। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में कि सम संख्या यानी इवन नंबर क्या होते हैं। ठीक, देखिए सम संख्या, सम का मतलब होता है सम्मान। क्या? सम्मान। तो हम ये कह सकते हैं कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम दो बराबर भागों के अंदर तोड़ सके। क्या कर सके? दो बराबर भागों के अंदर तोड़ सके। ठीक है, जैसे कि बराबर भागों का मतलब हो गया, मान लीजिए एक मैंने लिया 6 और एक ली मैंने 7। ठीक है, अब 6 को जो है मैं दो बराबर भागों के अंदर तोड़ करके ये लिख सकता हूं क्या कि 3 + 3, ये लिख सकता हूं। लेकिन क्या मैं 7 को जो है इस प्रकार से दो बराबर संख्याओं के अंदर तोड़ सकता हूं? नहीं तोड़ सकता। हाँ, इनको दो संख्याओं में तोड़ा तो जा सकता है कि 3.5 + 3.5, लेकिन 3.5 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि ये एक पूर्णांक भी नहीं है। ये क्या है? एक आपके भिन्न है, फ्रैक्शन है, जिसके अंदर पॉइंट आ रहा है। ये पूरी संख्या नहीं है। क्या कहते हैं अपन इनको? अपन क्या कहेंगे? अगर कहना चाहेंगे तो इसको अपन कहेंगे 3.5, यानी 3 सही 1/2। तो इसका मतलब हो गया 3 पूरा है और एक फिर आधा और जुड़ रहा है। तो क्या ये बराबर भागों में टूटी? नहीं। क्लियर? इस प्रकार से जब हम किसी संख्या को दो बराबर संख्याओं के अंदर नहीं तोड़ सके, है ना, वो भी कैसे? तो पूरी संख्याएं होनी चाहिए, ऐसे आधी, पौने, ऐसे 1/4, ऐसे इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो हम इस प्रकार से ये कहेंगे कि 6 तो एक क्या है? सम संख्या है। 6 क्या है? एक सम संख्या है। वहीं पर अगर मैं बात करूं 7 की, तो 7 एक विषम संख्या है। 7 एक क्या है? विषम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या के अंदर अंतर क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को सम संख्या की डेफिनेशन और इसके उदाहरण लिखवा देता हूं। और क्या हम बार बार जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे क्या बराबर दो टुकड़ों में तोड़ करके चेक करेंगे? नहीं दोस्तों, इसको चेक करने के लिए हमारे महान गणितज्ञ हुए हैं बहुत सारे, उन्होंने जो है इसके बारे में बताया कि आप क्या करिए, जो भी संख्या है उसके अंदर 2 का भाग दीजिए। अगर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, शेष फल 0 आता है, तो परिमेय तो आपकी सम संख्या है। और अगर पूरा भाग नहीं जाता है, शेषफल 0 के अलावा कुछ आता है, तो वह विषम संख्या होगी। समझ में आ गई बात? तो सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर,
क्या होते हैं ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब अपन जो है डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये तो सिर्फ समझने के लिए था। देखिए अब देखिएगा, तो सम संख्या क्या हो जाएगी, वे संख्याएं जो दो से भाज्य हो। लिखिए, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः भाज्य हो, सम संख्या, सम संख्या कहलाती है, कहलाती है। समझ में आ गई बात। तो वे संख्याएं जो पूर्णतः दो से विभाजित होती हो, यानी दो का पूरा पूरा भाग जाता हो, शेष फल शून्य आता हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, दो है, चार है, छह है, आठ है, 112 है, 100 है, 104 है, 108 है, 110 है। तो ये इस प्रकार की कुछ संख्याएं हैं, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक आपके जाना हो वहां तक जाइए। क्लियर। तो जो कोई भी संख्या उठाइए, उसके अंदर दो का भाग दीजिए, अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो वह सम संख्या है, इवन नंबर है, अदरवाइज वह संख्या ऑड नंबर कहलाएगी, यानी विषम संख्या कहलाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब लिखेंगे सम संख्या के बाद में विषम संख्या। ठीक है, चलिए देखिए अब विषम संख्या क्या होती है। तो जैसा कि आपको बता दिया कि सम संख्या और विषम संख्या में एक ही अंतर है, सम संख्या को दो बराबर भागों में तोड़ सकते हैं, विषम संख्या को नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब विषम संख्या हो जाएगी वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं हो। तो बस लिख लो, वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह, दो से पूरी तरह विभाजित न हो। ठीक है, विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे, तो विषम संख्या क्या होती है ये मैंने आपको समझा दिया है। हाँ, बीच में एक छोटा सा कट आया है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, टेक्निकल इशू था थोड़ा। विषम संख्या क्या होती है, तो आप लिखेंगे वे संख्याएं जो, वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित, पूरी तरह विभाजित न हो। ठीक है, तो वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित न हो, क्लियर, उनको अपन क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे, जैसे आपके पास 3, 5, 7, 9, 111, 117, 123, इसी प्रकार से और भी बहुत सारी संख्याएं हम ले सकते हैं। आपको तो क्या करना है, सीधा सीधा उसके अंदर दो का भाग देना है। अगर दो का भाग पूरा पूरा गया तो वो आपकी सम संख्या, नहीं गया तो वो आपकी विषम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या यहां पर होती है समाप्त। और नेक्स्ट आपकी आ जाती है संयुक्त संख्या। अब लिखेंगे संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या को अपन इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर।
और इसे संयुक्त संख्या के साथ साथ आप यौगिक संख्या भी कह सकते हो या भाज्य संख्या भी कह सकते हो। तो बेसिकली संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या या आपकी भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिसके अंदर एक का भाग जाता हो और उस खुद संख्या का भाग जाता हो और इसके अलावा किसी और भी संख्या का भाग जाता है, तो आप उसे कहते हैं आपकी संयुक्त संख्या। तो आप लिखेंगे कि वे संख्याएं जिनमें एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो या से भी विभाजित होती हो। तो आप लिखिएगा वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी वे संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो। ठीक है, तो आपकी जो है संयुक्त संख्या क्या हो जाएगी, वे संख्याएं जो एक व अपने अलावा और भी बहुत सारी संख्याओं से विभाजित होती हो। क्लियर। अब इसके अंदर देखेंगे आप, सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है, ये पूछा जाता है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। 4 होती है। ठीक है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। इसके बाद में 4 ही क्यों सर, 1 2 3 क्यों नहीं? तो देखो एक जो है वो तो खुद आ ही गया, उसके अंदर तो एक का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का जा नहीं सकता, इसलिए 2 के अंदर एक का जाता है और 2 का जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए 2 भी एक संयुक्त संख्या नहीं होती। 3 भी ऐसी संख्या है जिसके अंदर एक का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, लेकिन किसी और संख्या का नहीं जाएगा, इसलिए 3 भी एक संयुक्त संख्या नहीं है। तो पहली संयुक्त संख्या कौन सी आती है, 4 आती है, क्योंकि 4 के अंदर एक का भाग जाएगा, 4 का खुद का जाएगा और 4 के अंदर 2 का भी भाग जाएगा। और मैंने यही लिखवाया है कि ऐसी संख्या जो एक से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो और इसके अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती हो। तो 4 जो है वो 2 से विभाजित होती है, इसलिए सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या है वो आपकी 4 होती है। क्लियर। अब एक आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। तो ये भी आप याद रखें कि 1 से 100 तक संयुक्त संख्या 1 से 100 तक संयुक्त संख्या। अब 1 से लेकर के 100 तक में जो संयुक्त संख्या है वो कितनी है, तो वो है आपके 74। कितनी है, 74 होती है। क्लियर। इसके बाद में और इसके अंदर आपको जैसे उदाहरण देखने हैं तो जैसे करके आप और भी लिख सकते हैं। कौन कौन से लिख सकते हैं, तो आप 4 लिख लीजिए, 4 के बाद में 5 में तो जाएगा नहीं, 6 ले लो, 6 में जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 8 ले लो, 100 ले लो, है ना, 120 ले लो। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके अंदर एक का भाग जाएगा, उनका खुद का जाएगा और इसके अलावा भी किसी और संख्या का भी भाग जाएगा। समझ में आ गई बात। तो विषम संख्या क्या होती है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा और संयुक्त संख्या क्या होती है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। और अभाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं उनमें से तो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए, तो अब आप लिखेंगे अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्या। ठीक, अभाज्य संख्याएं। अब देखिए,
आपने पहले समझा कि भाई सम संख्या कौन सी है, फिर समझा विषम संख्या कौन सी है, फिर आपने समझा संयुक्त संख्या कौन सी है। अब हम बात करने जा रहे हैं अभाज्य संख्या के बारे में, यानी प्राइम नंबर के बारे में। क्लियर? अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो बेसिकली अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके अंदर एक तो खुद का भाग जाता हो, एक एक का जाता हो। ठीक है, एक का तो सभी में जाता था, एक को तो आप भूल ही जाओ, एक का भाग तो हर संख्या में जाएगा। एक का भाग जाता हो और खुद का भाग जाता हो। इसके अलावा पूरी दुनिया में ऐसी कोई संख्या हो ही ना जिसके अंदर आपका भाग चला जाए। ऐसी संख्या अगर है आपके पास कोई, तो उसे आप कहेंगे अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। समझ में आ गई बात? चलिए, अब आप लिखेंगे कि वे संख्याएं जो केवल स्वयं, यानी कि अपने आप से, से या स्वयं से या एक से स्वयं से या एक से विभाजित हो विभाजित हो ठीक है, अन्य से नहीं अन्य से नहीं हो। क्लियर? अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। वे संख्याएं अन्य से नहीं हो, वे संख्याएं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? वे संख्याएं जो केवल और केवल स्वयं से या एक से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती है। अब आपको जो है कुछ उदाहरण मैं बता देता हूं, फिर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख पाता हूं। जैसे कि देखो, आपकी एक तो 2 हो गई, एक 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, आपके 23 हो जाएगी, आपके 29 हो जाएगी, आपके 31 हो जाएगी। इसी प्रकार से बहुत सारी अभाज्य संख्याएं लिख सकते हैं। ये जितनी भी मैंने अभाज्य संख्याएं लिखी है उदाहरण के रूप में, इसमें आप चाहे किसी भी संख्या को उठाइए और आप एक का भाग दीजिए जाएगा, इनका खुद का भाग दीजिए जाएगा। इसके अलावा आपको पूरे ब्रह्मांड में, पूरी गणित में कोई ऐसी संख्या देखने को नहीं मिलेगी जिसका भाग इसके अंदर जाता हो। बताओ, 3 के अंदर एक और 3 के अलावा कौन सी संख्या है जिसका भाग जाता है? नहीं जाता किसी भी संख्या का। 11 के अंदर केवल एक का जाएगा, 11 का जाएगा, इसके अलावा कभी किसी संख्या का भाग जा ही नहीं सकता। तो ऐसी संख्या को अपन क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, वो आपको लिखने हैं और याद रखने हैं। ठीक, चलो देखेंगे। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि एक क्या है। तो सर, तो एक न तो भाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या न ही अभाज्य संख्या है। समझ में आ गई बात? तो एक ना तो आपके भाज्य संख्या है, यानी कोई विभाजित नहीं होने वाली, और ना ही ये एक अभाज्य संख्या है। क्लियर? ये याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि एक को अभाज्य या भाज्य में किसी में डाल दो, कुछ भी नहीं है ये। इसके बाद में लिखेंगे सबसे छोटी सबसे सबसे छोटी व सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी यानी सबसे स्मॉलेस्ट और
सम यानी कि इवन अभाज्य संख्या जो है वो आपके 2 है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। केवल ये 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी व सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 होती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर पहला पॉइंट, अब तीसरे के अंदर पहला पॉइंट, 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या। कहां तक? तो 1 से लेकर के 20 तक जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है? तो 1 से लेकर 20 तक में टोटल 8 अभाज्य संख्याएं आती है। कितनी आती है? 8 अभाज्य संख्याएं आती है। इसके बाद दूसरा आ जाता है 1 से लेकर 25 तक में, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या। अब 1 से लेकर के 25 तक में अभाज्य संख्याएं होती है 9, क्योंकि 20 से 25 के बीच में एक अभाज्य संख्या है केवल 23, इसलिए 8 के बाद में एक और जोड़ दो, 9 अभाज्य संख्याएं हो जाएगी 1 से लेकर 25 तक में। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे मैं और भी चीजें लिखवाता हूं। 1 से लेकर 30 तक में कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी? तो लिखेंगे तीसरा पॉइंट, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या। तो 1 से लेकर के 30 तक में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी हो जाएगी? तो 30 तक में अभाज्य संख्या हो जाएगी, आप बताइए कितनी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी 10। क्यों? क्योंकि भाई देखो 1 से लेकर 25 तक में हो गई 9, और 25 से लेकर 30 के बीच में एक 29 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। तो इसका मतलब अब एक और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 10 अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। क्लियर है? चलो इसके बाद में 1 से लेकर 50 तक में कितनी होती है? अब ये भी याद रखना क्योंकि ये पूछा जाता है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें लिखवा रहा हूं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या। तो अब 1 से लेकर के 50 तक में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी होगी? 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे 1 से 75 तक, 1 से 75 तक अभाज्य संख्या। अब 1 से लेकर 75 तक में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो हो जाएगी आपके टोटल 21। कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। क्लियर? नंबर 6 पर आप लिखेंगे 1 से लेकर 100 तक। ये इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि आपको जब सीधे सीधे पूछा जाए तो याद होगा तो आप ही का फायदा होने वाला है, अगर याद नहीं हुआ तो आप ही को घाटा होने वाला है, ये भी ध्यान रखना। तो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या। अब 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 25 है। क्लियर? क्योंकि 1 से लेकर 100 तक में 74 तो संयुक्त संख्याएं हैं और आपके 25 जो है वो कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य, यानी 99 हो गई। और एक जो है वो आप लोग जानते ही हैं कि एक ना तो संयुक्त है ना ही अभाज्य है, इसलिए उसको छोड़ दो। तो उसको अगर यहाँ इंक्लूड करें तो 100 ऐसी संख्याएं हो जाएगी। क्लियर? तो 100 में से 25 अभाज्य है, 74 आपकी संयुक्त संख्याएं हैं और एक आपकी कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलिए इसके बाद अब नंबर 7 पर आप लिखेंगे 1 से 100 तक के बाद में आप डायरेक्ट लिखो 200 तक। ठीक है? अब बाकी आप खुद अपने हिसाब से निकालते रहना। तो 1 से 200 तक जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1 से लेकर के 200 तक में टोटल 46 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 46 अभाज्य संख्याएं होती है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद में मैं आप लोगों को कोई बड़ी संख्या दी है रखी हो और उसको आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो एक अभाज्य संख्या है या नहीं है,
ये भी सिखा देता हूं। क्लियर? चलो, अब आप लिखेंगे एक क्वेश्चन, और मान लीजिए क्वेश्चन आया कि 343, क्या 343 एक अभाज्य संख्या है या नहीं? ये आपसे पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया? कि 343 जो है वो एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। क्या बताना है? कि 343 जो एक संख्या है वो आपकी अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो हम ऐसी संख्या जब हमें पता करनी हो कि वो एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जो भी संख्या दे रखी है उसको लिख लीजिए एक बार। ठीक है, तो अपने पास में देखो, इसका हल कर रहे हैं अपन। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा ताकि आपको जो है आगे दिक्कत नहीं हो। 343 अपने को दे रखा है। अब इस 343 के पास में, इस 343 के पास में सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? तो 343 के पास जो नजदीकतम, एकदम नजदीक से नजदीक आपको पूरी एक वर्ग संख्या दिखेगी, वो आप लोगे। क्या करोगे? जो 343 के एकदम पास में आपकी वर्ग संख्या होगी उसको लेंगे। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो 343 के जस्ट पास में जो आपकी वर्ग संख्या है वो कौन सी आती है? तो 361 आती है। क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा, मैंने आप लोगों को ये भाई वर्ग तो अब याद करवा नहीं सकता, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि 18 का जो वर्ग है वो 300 और कितना होता है, आप लोग खुद कमेंट करके बताना। लो, मैं नहीं बता रहा, ठीक है? देखता हूं मैं किस किस को याद है। अब 343 के जस्ट आगे जो वर्ग आएगा वो आ रहा है 361। और आपको बता दूं कि 361 जो वर्ग है वो किसका वर्ग है? 19 का। यानी 19 का स्क्वायर करने पर 361 आता है। तो अब आपको ये पता चल गया कि 19 का स्क्वायर जो है वो 343 से बड़ा है। ये बात हमें दिख रही है, 343 से तो बड़ा ही है 361। तो 19 का स्क्वायर बड़ा है 343 से। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि 19 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्याएं हैं वो आप लिखिए। 19 से बड़ा है भाई 300, देखो 19 का स्क्वायर 343 से बड़ा है। तो अब 19 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो लिखेंगे। अब 19 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 खुद है ही है। ठीक है, तो 19 को खुद को काउंट नहीं करना है। कौन कौन सी हो जाएगी? देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ये अभाज्य संख्याएं हैं जो 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप क्या करोगे? ये जितनी भी संख्याएं आई हैं इन संख्याओं का भाग दे करके ये चेक करोगे कि कौन सी संख्या के अंदर आपका पूरा पूरा भाग जा रहा है। 343 में भाग दोगे 2 का, फिर 343 में 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का और फिर 17 का। अगर किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है, किसी संख्या का पूरा पूरा भाग गया, तो आप ये कहोगे कि 343 एक अभाज्य संख्या नहीं है। और अगर मान लीजिए इन सभी संख्याओं का भाग देने पर पता चला कि 343 में किसी का भाग नहीं जा रहा है पूरा पूरा, तो फिर 343 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब आगे 343 में अपन भाग देंगे 2 का। किसका भाग देंगे? 343 में भाग देंगे 2 का। 343 में भाग देंगे 3 का। 343 में भाग देंगे 5 का। 343 में भाग देंगे 7 का। 343 में भाग देंगे 11 का। 343 में भाग देंगे 13 का। 343 में भाग देंगे 17 का। देखिए 2 का भाग आप लोगों को ये बात अब जो है विभाज्यता के नियम जब मैं अभी आगे बताऊंगा तब पता चल जाएगी कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित तब होती है जब उसके लास्ट में क्या आ रहा हो?
2 से विभाजित होने वाली संख्या आ रही हो, यानी लास्ट जो अंक है ये वाला अंक, ये कोई अगर सम संख्या होती तो 2 का पूरा पूरा भाग जाता। अब ये तो एक विषम संख्या है, यानी 2 का भाग तो इसमें जा ही नहीं सकता। 3 का भाग देने का नियम होता है कि जो भी संख्या है उसको जोड़िए, 3 और 4 को जोड़ो 7, 7 और 3 10। क्या 10 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब 343 में भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब आप 5 का भाग दीजिए। 5 का भाग देने का नियम होता है कि ये लास्ट संख्या जो है 0 या 5 होनी चाहिए। अगर 0 या 5 नहीं है तो इसका मतलब इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये 3 तो कट हो गई। अब इसके अंदर चेक करो तो 7 चौक, आपका 7 का भाग दीजिए तो 7 चौक 28, 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना इधर? 6 और 3, 7 9 63, पूरा पूरा भाग जा रहा है। और 343 जब विभाजित हो रही है तो इसका मतलब 343 अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप लिखेंगे 343 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगर आपका ये विभाजित नहीं होता तो अपन फिर 11 चेक करते, फिर 13 और फिर 17, अगर इसमें भी भाग नहीं जाता तो आप ये कह देते कि ये एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आपके पास में अगर कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो आप भाग दे करके डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। क्लियर? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं तक रख रहा हूं। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करने की कोशिश करें, ताकि आप लोग जो है हमारे द्वारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट लाया जा रहा है, उस कंटेंट का ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ हो और हमें भी उससे मोटिवेशन मिले कि हाँ, विद्यार्थियों को जो है एक नीड है पशु परिचर के बैच की और वो नीड हम पूरी कर पा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।